आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा इंडिया मोबाइल कांग्रेस स्टूडियो से। दिल्ली में हम मौजूद हैं और काफी कुछ एक्शन यहां पर बना हुआ है और जिस तरीके का एक्शन इंडियन मार्केट्स में दिखाई दे रहा है वो भी काफी सराहनीय है। लगातार 6 दिन की गिरावट के बाद इंडियन मार्केट्स थोड़ा संभल कर कारोबार कर रहे हैं। आज के सेशन में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था लगातार गिरावट के बाद और उसी नोट पर आज मार्केट्स की शुरुआत हुई है। नई सीरीज का पहला दिन और मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 19,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है लेकिन अभी भी 400 अंकों की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि हर दिग्गज की ओर से सपोर्ट आज के सेशन में आते हुए दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो बैंक्स हो, एनर्जी बास्केट से रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या फिर आईटी क्षेत्र से इन्फोसिस ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट है मिड कैप जिनके पिछले 6 दिनों में काफी हैमरिंग हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी। आज के सेशन में 2-2% ऊपर दोनों ही इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं और अगर आप तमाम सेक्टर्स भी देखेंगे तो सभी सेक्टर्स हरे निशान में हैं और सबसे ज्यादा तेजी है सरकारी बैंकों के इंडेक्स में जहां पर 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। बाकी पावर, मेटल, रियल्टी, हेल्थ केयर, आईटी, ऑटो सभी में एक जोरदार तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन ये रिकवरी, ये बाउंस कितना सस्टेनेबल है और रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ निर्मल बैंक के नीरव छेदा मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक अच्छा बाउंस बैक देखने को तो मिला है, कितना सस्टेनेबल लग रहा है, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, रिमेनिंग सेशन के लिए कोई ट्रेड ले या छोड़ दें इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, डेटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेटा में निफ्टी नीचे जा रही थी, ओपन इंटरेस्ट कम था, विक्स भी कम था और पीसीआर भी थोड़ा लो था, तो ये डेटा पे निफ्टी नीचे जा रही थी। अब एक बाउंस बैक आया है और पॉजिटिव डेटा पे बाउंस बैक आया है, तो ये जो बाउंस बैक है वो फिरोशियस हो सकता है। काफी ऊपर जा सकते हैं यहाँ से, प्रोबेबली 19,250 19,300 आते हुए दिखेंगे, काफी जल्द आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से बाइंग करने की ही राय रहेगी। डेटा स्टिल पॉजिटिव, रोल ओवर्स भी अच्छे हुए हैं, सो डेफिनेटली यहाँ से बाय करें। 19,000 के स्ट्राइक पे पीसीआर भी 1 के ऊपर है जो कि एक पॉजिटिव है। जब भी हमने कल के दिन में 18,800 के आसपास क्लोजिंग दिया, उसके बावजूद 19,000 के पीसीआर पॉजिटिव था। सो ऑल इन ऑल डेटा इज पॉजिटिव, तो यहाँ से बाइंग करें। नीचे में जो स्टॉप लॉस है, अब निफ्टी फ्यूचर में अराउंड 19,000 का रख सकते हैं। 19,100 पे चल रही है, 19,250 का आपका टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी सिमिलर इज द स्टोरी, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा था जो कि 43,150 के आसपास है, तो वो वापस रीटेस्ट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ से बाइंग करी जा सकती है। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंटली जो सपोर्ट है फ्यूचर में वो 42,600 का है, तो 42,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करी जा सकती है आज के सेशन में भी और 2-3 दिन के लिए भी। ऊपर में अराउंड 43,200 43,250 आपका टारगेट बनेगा। ओके, तो रिकवरी एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, निफ्टी में 19,300 तक के लेवल्स जल्द देखने को मिल सकते हैं। क्विकली नीरव, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं आपने? पहला है जीएनएफसी। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी बढ़िया थी। जब पूरा मार्केट नीचे जा रहा था, ये अकेला स्टॉक था जो खड़ा था एटलीस्ट इन द एफएनओ स्पेस, तो यहाँ से जीएनएफसी काफी बढ़िया लग रहा है। तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 635 का अच्छा बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 685 690 ये लेवल्स तक जीएनएफसी आ सकता है, ऐसी संभावना है, तो वो आपका टारगेट है। दूसरा जो मेरा कॉल है वो है केटी के बैंक पे। देखिए, 15 साल का ब्रेकआउट आया है और स्टॉक ने वो ब्रेकआउट रीटेस्ट किया है 225 के आसपास और उसके बाद स्टॉक में अच्छी बाइंग आज के दिन में देखने मिली है। 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। डेफिनेटली यहाँ से अच्छी बाइंग और आ सकती है, फॉलो बाइंग आ सकती है। तो यहाँ से 265 270 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं केटी के बैंक में। 225 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दो ट्रेड्स आपको स्टॉक स्पेसिफिक नीरव ने रेकमेंड किए हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। लेकिन अब बात करें रिलायंस की, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में ईशा, आकाश और अनंत अंबानी की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। शेयर होल्डर्स ने तीनों के नाम पर मोहर लगा दी है और डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। यतिन, फाइनली रिलायंस के सक्सेशन प्लान पर शेयर होल्डर्स की मोहर लग गई है? बिल्कुल, जो सक्सेशन प्लान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया था प्रमोटर ग्रुप के लिए, उस पर्टिकुलर सक्सेशन प्लान को हरी झंडी मिल गई है शेयर होल्डर्स की तरफ से। जहां तक कि 3 सेकेंड जनरेशन लोगों का सवाल है, इनफैक्ट अगर आप धीरू भाई अंबानी से गिन ले तो 3rd जनरेशन जो है, जैसे कि आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी, इन तीनों की अप्रूवल जो है शेयर होल्डर्स ने दे दी है। इनफैक्ट अगर आप ईशा अंबानी और आकाश अंबानी की बात करें तो लगभग 98% शेयर होल्डर्स ने उनके फेवर में वोट दिया
और अगर अनंत अंबानी की बात करें तो यहाँ लगभग 93% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स ने इनकी बोर्ड नियुक्ति को मंजूरी दी। ऑब्वियसली नीता अंबानी जो है वो बोर्ड से स्टेप डाउन करेंगी, लेकिन परमानेंट इनवाइट रहेंगी, बोर्ड को मार्गदर्शन देंगी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। ऑलरेडी ये तीनों अलग अलग रोल्स में कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो रिलायंस का O2C कारोबार हो, रिटेल कारोबार हो या टेलीकॉम कारोबार हो। लेकिन अब बोर्ड पे नियुक्ति से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में होने की वजह से और सक्सेशन प्लानिंग की जो चीज़ें हैं वो प्लेस में होने से शायद शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़े और कंपनी को और तेज़ी से आगे लेके जाने में मदद मिले। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो ये औपचारिकता थी जो रिलायंस के AGM में थी, और वो औपचारिकता पूरी करते हुए शेयर होल्डर्स ने तीनों की अपॉइंटमेंट यानी आकाश, ईशा और अनंत अंबानी की नियुक्ति पे हरी झंडी लगा दी है। शुक्रिया नितिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो औपचारिकता फाइनली आज कंप्लीट हुई। शेयर होल्डर्स ने 90% से ज्यादा वोट्स डाले, 92-98% के रेशियो में तीनों के ही नाम के अगेंस्ट में, और अब तीनों ही की एंट्री रिलायंस के बोर्ड में हो चुकी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रिजल्ट्स की। पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो नंबर्स आए हैं, नंबर्स बाजार को पसंद आए हैं। आज तो सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल भी रही है, 4-5% ऊपर PNB का स्टॉक भी है। और अगर आप देखेंगे इसके अर्निंग्स तो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफे दोनों में ही जोरदार उछाल देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी भी सुधरी है बैंक की, और इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए बैंक के MD और CEO अतुल कुमार गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट कंग्रेचुलेशंस अच्छे अर्निंग्स के लिए। इस क्वार्टर की ग्रोथ तो हमने देखी, लेकिन अगर हम डिपॉजिट या फिर लोन ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो कैसे नंबर्स रहे हैं इस क्वार्टर में? देखिए, जो हाईलाइट आप कह रहे हैं इस क्वार्टर को, इसमें 3 हाईलाइट मैं कहना चाहूंगा आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम, ये जो इस क्वार्टर में हमने अचीव किए हैं ये हाईएस्ट हैं पिछले 14 क्वार्टर में। जहां तक जो दूसरा क्वेश्चन है आपका ग्रोथ का, तो जो डिपॉजिट में ग्रोथ है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लगभग जो है 10 से 11% के बीच में रहेगी, और जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है वो लगभग 12 से 13% के बीच में रहेगी। अतुल जी, तो रिकवरी तो काफी अच्छी रही है इस क्वार्टर में, प्रोविजनिंग भी आपकी कम हुई है। प्रोविजनिंग घटने की कोई खास वजह और आगे के लिए स्लिपेजेस को लेकर स्पेशली क्या आउटलुक बन रहा है? ये इसके 2 कारण हैं प्रोविजन कम होने के। एक तो ये है कि अगर आप देखें हमारा प्रोविजन कवरेज रेशो जो 92% हो गया है, इससे हमारी एजिंग प्रोविजन और भी कम होगी, और पहले भी ये ज्यादा था तो इस वजह से एजिंग प्रोविजन कम हुआ। दूसरा इसमें क्या है, जो 22-23 में हमारा टारगेट था कि हमारी रिकवरी स्लिपेज से ज्यादा होनी चाहिए जो पहले कम होती थी, तो पूरे 4 क्वार्टर 22-23 में स्लिपेज जो है वो कम थी रिकवरी से, और इस साल का जो टारगेट है 23-24 का वो डबल है कि रिकवरी डबल होनी चाहिए। तो हमने 22,000 करोड़ का टारगेट रखा है इस साल में, 11,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है पहले हाफ में, और स्लिपेज जो है पहले क्वार्टर में देखें 2,300 थी, दूसरे क्वार्टर में 1,800 करोड़ है, तो ये डबल से भी ज्यादा है। तो यही कारण है कि हमारे जो है प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। शुक्रिया अतुल जी आने के लिए CNBC आवाज पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस अगेन, और एक्सपेक्ट करते हैं जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में उसी तरीके की रिकवरी देखने को मिले। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप लेकर आएंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस से जुड़ी तमाम अपडेट्स। चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े टेक महोत्सव की। जी हां, हम मौजूद हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस स्टूडियोज में, और आज 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस एडिशन का उद्घाटन कुछ देर पहले PM मोदी ने किया। तमाम इंडस्ट्री दिग्गज यहां पर मौजूद रहे और 5G की क्या तैयारियां चल रही हैं, PM मोदी ने इसका पूरा जायजा लिया, और साथ ही साथ 6G के लिए इंडस्ट्री कितनी तैयार है, क्या प्रोग्रेस कर रही है, ये सब बातों का प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा लिया, सभी से मुलाकात भी की। और यहां पर तमाम कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, फिर चाहे वो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हो, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल के अगर हम डेटा देखेंगे तो हमने डील्स में लगभग 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखी है, और
वर्ल्ड मैप में पीएम मोदी इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को मार्क बनाता हुआ देखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रांग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है। वहीं रिलायंस जियोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि 5G रोल आउट के मामले में भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। We at Jio unleashed the fastest rollout of 5G technology witnessed anywhere in the world, deploying a 5G cell every 10 seconds. Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. I am humbled to share that Jio alone has contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack, designed, developed and manufactured entirely by Indian talent. वहीं भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में जो कारनामा किया है वो कल्पना से परे है। कि बहुत डीप रूट्स इंडिया ने पकड़ लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल से लेके डिक्सन, सैमसंग से लेके टाटाज, हर कंपनी छोटी बड़ी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह जूझ गई है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरह स्पेशली फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े पैमाने पे एक वर्ल्ड लीडर साबित हो रहा है इस वक्त। चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। आज विनर की अनाउंसमेंट होगी। मुकाबला चल रहा है इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांद्रा, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश शैल और अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में। पंकज रांद्रा ने टाटा केमिकल से प्रॉफिट्स बुक किए हैं 955 के लेवल्स पर। वहीं अगर आप रत्नेश का पोर्टफोलियो देखेंगे तो एक नया ट्रेड ये ऐड कर रहे हैं बीएससी लिमिटेड पर। 2050 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 1820 का मेंटेन कर सकते हैं। देखते हैं ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो। यहां पर मुथूट फाइनेंस एक ट्रेड इन्होंने ऐड किया है, खरीदारी की सलाह ये रेकमेंड कर रहे हैं और यहां पर 1315 रुपए के टारगेट है। 1280 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। रिटर्न की स्थिति अगर आप देखेंगे तो शो की इस हफ्ते की शुरुआत से ही पंकज ने बढ़त बनाई हुई है और वही स्थिति फिलहाल बरकरार है। दूसरे पायदान पर रत्नेश गोयल फिलहाल कारोबार करते हुए, तीसरे पायदान पर ब्रिजेश एल मौजूद हैं। चलिए ये तो रहा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी और न्यूयॉर्क कंपनी में हम बातचीत करेंगे श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश श्रीवंकर से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।